नमस्कार। आज 1 नवंबर है। आज भारत के 7 राज्यों का स्थापना दिवस है। आज आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस है। सभी राज्यों के निवासियों को शुभकामनाएं। इसके अलावा आज अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों का भी स्थापना दिवस है। 1 नवंबर की तारीख सही मायने में भारत की जो अनेकता में एकता का जो नारा है, जो स्पिरिट है, उसे प्रूव करता है। सभी राज्य अलग अलग हिस्सों के हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लिपियां हैं, पर आज सबके लिए उल्लास का दिन है। इसके अलावा आज एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है भारतीय समाज का, करवा चौथ का दिन है। उसकी भी सभी को शुभकामनाएं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सेवा वितरण गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी की बात की थी। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी में मैंने बताया था कि गुड सर्विस डिलीवरी और द क्वालिटी सर्विस डिलीवरी इज द हॉलमार्क ऑफ गुड गवर्नेंस। इफ देयर इज अ लैक ऑफ सर्विस or if there is a lack of commitment towards service delivery, we cannot call that particular state as a good governed state. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज को डिलीवर किन तरीकों से करती है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का मॉडल भी समझ लिया है। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ एक ऐसा कानून पास किया कि अगर बेसिक एमिनिटीज लोगों को नहीं मिलेंगी तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, उनको पिनलाइज किया जाएगा, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको सर्विसेज मिल सके। तो ये सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है और यहीं से राइट टू सर्विस का भी जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो हेडिंग है, देखिए, हाउ गवर्नमेंट्स डिलीवर सर्विसेज। हाउ गवर्नमेंट्स डिलीवर सर्विसेज। हाउ गवर्नमेंट्स डिलीवर सर्विसेज। आज बहुत से लोग एब्सेंट है, शायद व्रत रखा होगा, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए निर्जल व्रत होता है तो देखिए एनर्जी तो अपने आप कम हो ही जाती है। मगर मुझे ये भी बताना जरूरी लगता है कि जीवन साथी तभी मिलेगा जब नौकरी हाथ में होगी। तो व्रत ना रखें, पहले पढ़ाई पर फोकस करें। व्रत तो जिंदगी भर हो ही जाएंगे, ठीक है। आजकल वैसे नया फैशन है ना, दोनों लोग रखते हैं व्रत, तो अच्छी बात है, दोनों लोग मिलके भी पढ़ाई करें। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डिलीवरिंग और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज डायरेक्टली। डिलीवरिंग और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज डायरेक्टली। डिलीवरिंग और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज डायरेक्टली। डायरेक्टली कौन सी सर्विसेज मिलती हैं? जैसे पुलिस है, हम संकट में है, इफ वी आर इन डेंजर, इफ वी आर इन any sort of emergency situation, we can just only dial the 100 नंबर, पुलिस आ जाएगी। वहां से कंट्रोल रूम से बोलेंगे, फायर ब्रिगेड आ जाएगी। आजकल एक पुलिस का नया नंबर यूपी उत्तराखंड में चल रहा है, डायल 112। 112 बुलाओ और पुलिस बुला लो, ठीक है। अब सेकंड इसमें पॉइंट लिखिए, फंडिंग एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। फंडिंग एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। फंडिंग एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स थ्रू ग्रांट्स और परचेज ऑफ सर्विस। प्रोवाइड फंडिंग एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स थ्रू ग्रांट्स और external providers through grants or the purchase of services. Funding external providers through grants or the purchase of services. ठीक है, इसमें सरकार का जो परचेजर वाला रोल हो जाता है, या सरकार ग्रांट्स देती है। हमने बहुत से कॉलेजेस सुने हैं जो सरकारी ग्रांट से चलते हैं, वो प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होते हैं। मैनेजमेंट होता है उनका अपना, जैसे वो फीस से चलता है मैनेजमेंट, मगर जो स्टाफ है उसकी सैलरी सरकार देती है। तो इस तरीके से मिलकर के चलता है। जैसे अपने यहाँ डीएवी कॉलेज देहरादून, ये बहुत बड़ा डीएवी डीबीएस, ये इसी मॉडल पर ही चलते हैं। ये जो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी और वर्क कंडीशन सरकार की हैं, और जो जो कॉलेज चल रहा है उसका खर्चा बच्चों की फीस से निकलता है। ये दो तरीके हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रांट प्रोवाइडर के तौर पर काम कर रही है। थर्ड पॉइंट लिखिए, सब्सिडाइजिंग यूजर्स। सब्सिडाइजिंग यूजर्स थ्रू वाउचर्स और कैश पेमेंट्स। थ्रू वाउचर्स और कैश पेमेंट्स टू परचेज सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स।
टू परचेज सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। जैसे हमारा स्कीम है प्रधानमंत्री, कौन सी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या किसान सम्मान निधि, निधि है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उज्ज्वला योजना आएगी। उज्ज्वला योजना में सब्सिडाइज्ड सिलेंडर मिल रहे हैं, वो हालांकि उतने सस्ते नहीं है मगर चलो ठीक है। उज्ज्वला फेल हो चुकी है स्कीम, बताया आपको, क्योंकि गैस सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं है, कनेक्शन मिल गए हैं, अब वो लोग दोबारा लकड़ी के चूल्हे पर लौट आए हैं। परचेजिंग पावर बढ़ाने की जरूरत है। जब हम ये कहते हैं ना कि मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, तो एक्चुअली हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारे शासनकाल में लोगों की परचेजिंग पावर इतनी भी नहीं है कि वो बिजली अफोर्ड कर सकें। ये मतलब होता है इस बात का। ये तो अज्ञानियों की बातें हैं, मुफ्त में चीजें बांटना, जिसको हम रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं। रेवड़ी कल्चर पर सीधी मार करने की जरूरत है। इस बार चुनाव आयोग ने कह दिया हम पैनी नजर बनाकर रखेंगे इन सब बातों पर। और किसी ने भी अगर अपने आप या दूसरे उस पार्टी की सरकार अगर किसी दूसरे स्टेट में है, कहीं पर भी आपने ऐसा कोई उल्टा एक्शन लिया तो हम आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे। ये बात है, ठीक है ना। तो सरकार ये कह रही है हम यहाँ से आपको पैसा दे रहे हैं, आप काम करो। जैसे हमारे यहाँ यूरिया सब्सिडाइज्ड है, यूरिया की खोलने की बात चल रही है, यूरिया को ओपन मार्केट में ले आओ। क्या है कि फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा डीरेगुलेटेड है। मैंने फर्टिलाइजर पूरा डिटेल में पढ़ाया है, 2 दिन लेक्चर चला था एग्रीकल्चर में। फर्टिलाइजर सेक्टर हमारा डीरेगुलेटेड है बट यूरिया सब्सिडाइज्ड है। सारा फोकस अब यूरिया पे हो गया है क्योंकि वो महंगे पड़ते हैं, वो कोई खरीदता ही नहीं है, ठीक है। लिखो भाई, फोर्थ पॉइंट, ये स्कीम्स के नाम याद रखना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 2,000 रुपए की 3 किश्तें, 6,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो जब ये डॉक्टर आपको बता देगा कि दैट द लेडी हैज कंसीव्ड, तो उस समय 2,000 रुपए वहां से मिल जाते हैं, ठीक है। 2,000 रुपए मिलेंगे डिलीवरी के समय पे, और 2,000 रुपए मिलेंगे फिर बाद में, वो आंगनवाड़ी से मिल जाते हैं। इस बीच में फ्री वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, और जो जच्चा है उसके लिए जो भी चीजें जो सरकार को देखनी है वो सारी चीजें सब फ्री होती हैं। तो इस तरीके से सरकार क्या कह रही है, हम आपको पैसे दे रहे हैं और आप ये वाला काम करो, ठीक है। अब जैसे जो आपका जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसमें 6,000 रुपया केंद्र सरकार दे रहा है आपको, ठीक है। मगर जो आंगनवाड़ी की जो सर्विसेज है वो किसके पास है, स्टेट के पास है। जो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो केंद्र के नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वो सारे सरकारी, वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो सरकार ये क्या कह रही है कि हम पैसा दे रहे हैं मगर आप एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से बात कर लो। तो इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेइंग यू, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर इन दिस केस विल बी दी स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए। चलो फोर्थ पॉइंट लिखो, इम्पोजिंग कम्युनिटी सर्विस ऑब्लिगेशंस, इम्पोजिंग कम्युनिटी सर्विस ऑब्लिगेशंस, imposing community service obligations on public and private providers, imposing community service obligations on public and private providers, on public and private providers, on public and private providers। आपको ठंड लगे तो पीछे बैठ जाना। फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू यूजर्स, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू यूजर्स or providers such as reducing tax obligations, such as reducing tax obligations in particular circumstances, full stop। It is known as tax expenditure, it is known as tax expenditure। आजकल जरा करंट अफेयर्स पर पैनी नजर बनाएंगे। कल से न्यूज में ये बात चल रही है कि एप्पल ने कुछ बड़े नेताओं को, सांसदों को एक ऐसा ईमेल भेजा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग आपके फोन में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो पता नहीं, मगर एक सिस्टम जनरेटेड मेल ऑपोजिशन लीडर्स को हासिल हुआ है। उसमें आगाह किया गया है कि आपका जो फोन का जो जो मोबाइल फोन में जो माइक है, माइक्रोफोन है जिससे हमारी आवाज अंदर जा रही है,
उसको हैक किया जा सकता है, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आपको पता भी नहीं होगा और ऐसा रिकॉर्ड हो सकता है। या फोन जो है हैंग हो जाएगा, फोन हैक हो जाएगा, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो जरा पेगासस में और जो मेलवेयर वगैरह है इसके लिए साइंस एंड टेक में आप पढ़ाई करें, उसको देखें कि ये किस तरीके से सब काम करता है। और एथिकल हैकिंग क्या चीज होती है, जब हम एथिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें एथिकल हैकिंग की, क्योंकि शासन के पास भी हैकर्स होते हैं, जो उन लोगों का जो वो लोग हैकिंग करते हैं तो उनको फेल करने के लिए हमारे पास एथिकल हैकर्स भी सरकार के पास रहते हैं। इसके अलावा एक आजकल बात चल रही है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम द्रौपदी मुर्मू ने एक सर्विंग मेजर की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। समझते हैं इसका मतलब? अपनी बेल्ट टोपी और वर्दी जमा कराओ, बर्खास्त, आपके सारे बेनिफिट्स रोक दिए गए हैं, क्योंकि उनके फोन में डिजिटल फॉर्म में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लिंक्स और फाइल्स मिली हैं जिससे देश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता था, इसके लिए उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां एज फार एज द डिफेंस फोर्सेज आर कंसर्न, ये आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज बोला जाता है, वो सबसे बड़े सेना नायक हैं, ठीक है। तो उन्होंने अगर ऐसे में किसी को सेवा से बर्खास्त किया तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, टू मेक इट इजियर फॉर पीपल, टू मेक इट इजियर फॉर पीपल to do business with government, to make it easier for people to do business with government in a time and manner, in a time and manner, to do business with government in a time and manner that suits the circumstances, in a time and manner that suits the circumstances. Full stop. Next point, to give people better quality services, to give people better quality services, क्वालिटी को हिंदी में गुणवत्ता बोलते हैं, टू गिव पीपल बेटर क्वालिटी सर्विसेज। ये जो ISI मार्क होता है कौन देता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया तो नहीं देता है? देख लेना, मिनिस्ट्री भी देख लेना, पढ़ लेना ISI मार्क। कुकर पर देखा होगा, देखा है? गैस स्टोव पर ISI मार्क नहीं देखा है? गीजर पर, पाइप्स पर ISI मार्क होता है, हेलमेट्स पर होता है। हाँ, मगर हेलमेट कितना भी ISI मार्क का हो, स्पीड लिमिट में नहीं है तो फिर मुश्किल है, ठीक है। अगर आप इस चौराहे पे स्पीड बढ़ाएंगे तो हो सकता है अगले चौराहे पर श्री यमराज खड़े मिल जाएं। पुलिस ने ऐसे होर्डिंग्स भी लगाए थे कि अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिल सकते हैं, तो आप एटलीस्ट यही स्पीड अपनी कम कर लो। देखो, उन सब चीजों पे भरोसा मत करो, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपनी स्पीड को कम रखोगे तो ज्यादा दूर तक जाओगे। देखिए, टू गिव पीपल बेटर क्वालिटी सर्विसेज एंड मोर इंटेंसिव हेल्प, एंड मोर इंटेंसिव हेल्प, एंड मोर इंटेंसिव हेल्प, जरा उनको बुलाना, नॉक करना। एंड मोर इंटेंसिव हेल्प and support at times, and support at times in their lives, at times in their lives when they need it, when they need it। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उन्होंने कहा 2025 तक सबके पास अपना घर हो। तो इसमें क्या है, सर्विस डिलीवरी की जरूरत है कि भाई जो 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 घर जो बना रहे हैं
उसे गवर्नमेंट प्रायोरिटी बेसिस पर बनाए, तैयार करे और चाबियां सौंपे, तब तो होगा। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? लोगों ने अपने नाम पे अलॉटमेंट करा लिए और किराएदार रख लिए हैं, और वो खुद रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में। और ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, बड़े साल पहले नायक पिक्चर आई थी, नायक में दिखाया गया था कि वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और उन्होंने अपने घर जो है सरदार जी को दे दिया है किराए पे, सरदार जी उस घर में रह रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये करप्शन है। आज करप्शन भी हमें पढ़ना है, उसमें देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू ड्राइव सर्विस डिलीवरी, टू ड्राइव सर्विस डिलीवरी दैट इज इजी, to drive service delivery that is easy, high quality and works for all people. Easy, high quality and works for all people. Easy, high quality and works for all people. And next point लिखिए, to improve the efficiency of service, to improve the efficiency of service delivery, to improve the efficiency of service delivery, to drive benefits by, to drive benefits by integrating and automating, integrating and automating service delivery, integrating and automating service delivery, and creating a flexible and agile system. सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। All right. Integrating and automating service delivery and creating a flexible and creating a flexible and agile system. AGILE, agile system. पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया या रिपीट करना है दोबारा? सर ये डिलीवरी टू ड्राइव से मिस हुआ था। ऑल राइट, तो मैं शुरू से बोल रहा हूं, ध्यान देंगे। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डिलीवरी, टू ड्राइव बेनिफिट्स बाय, to drive benefits by integrating and automating, integrating and automating service delivery, service delivery, and creating a flexible and creating a flexible and agile system. Flexible and agile system. हो गया? यस सर, थैंक यू। ऑल राइट, हेडिंग डालिए पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट, पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन। पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन में लिखिए फर्स्ट, मतलब पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन जो प्रोबिटी यूनिट है उसके अंदर का एक चैप्टर है पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसमें लिखिए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बेसिकली डील्स विद, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बेसिकली डील्स विद all aspects of resource mobilization, basically deals with all aspects of resource mobilization, all aspects of resource mobilization and expenditure management, and expenditure management in government sector, and expenditure management in government sector, full stop. देखिए राइजिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, rising aspirations of people are placing more demands on financial resources. Rising aspirations of people are placing more demands on financial resources. Rising aspirations of people are placing more demands on financial resources. ठीक है, आजकल जैसे देखो वो ये कहता है सरकार नौकरी नहीं दे रही, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप एम्प्लॉयबल भी तो नहीं है, आप इस लायक ही नहीं है कि आपको नौकरी दी जाए। नौकरी दे कैसे भाई? जिस लड़के को जो ग्रेजुएशन कर रहा है अगर उसे अपना सब्जेक्ट का नाम ठीक से नहीं पता, उसको अपने फैकल्टी का नाम नहीं पता,
उसको पता ही नहीं है कॉलेज में क्लास कितने बजे होती है, तो वो किस मुंह से नौकरी मांग रहा है भाई? किस आधार पर उसको नौकरी दे दी जाए? चीटिंग कर करके एग्जाम पास कर रहे हैं। वो तो ये कह लो चीटिंग पकड़ी नहीं जा रही है, क्योंकि कॉलेज के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव रहता है कि हमें सरकार को रिजल्ट देना है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो देख के भी आंखें मूंद लेते हैं। अगर वो अपनी सी पे उतर आए तो आप तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। सड़क चौराहों पर मीडिया को देख करके, ब्लॉगर्स को देख करके नौकरी मांगने वालों को इस बात को समझना चाहिए कि पहले अपने आप को सक्षम बनाएं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ भी करेंगे, मगर आप एटलीस्ट इस तरीके से आचरण नहीं करेंगे कि जैसे आपकी जिंदगी केवल गवर्नमेंट की दया दृष्टि पर चल रही है। इट हैज टू बी kept in mind that if you are capable enough, if you have studied well in your days, then you will do something on your own. नौकरी मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो आप एटलीस्ट भूखे नहीं मरेंगे और आप अपराध की दुनिया में पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें सरकार नौकरी देने में विफल हुई है इसलिए हम अपराधी बन गए। ये सब बातें कुछ नहीं है। ऐसों के लिए हमारे पास सीआरपीएफ और पुलिस पर्याप्त बल में है, जो ऐसी उल्टी बातें करें कि हम स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, या हम नक्सलवाद में भर्ती हो गए हैं, या हम आतंकी बन गए हैं, सेपरेटिस्ट बन गए हैं क्योंकि नौकरियां नहीं थी हमारे टाइम में। तो मुझे लगता है कि सीआरपीएफ की प्रयोग करना चाहिए और इनको बिल्कुल ठीक कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपकी निकम्मियत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं बनने चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट ना हो। भाई आज आप मेहनत कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि आप 100% सेलेक्ट हो ही जाएंगे। हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो जाएंगे तो आप कम से कम चौराहों पर जाके ये तो नहीं कहेंगे कि सरकार हमें नौकरी देने में फेल रही है। फेल तो हम एग्जाम में हो गए ना। गवर्नमेंट को जितनी जरूरत थी, और वैसे भी एम्प्लॉयर को जितनी जरूरत होती है वो उतनी वैकेंसी निकालेगा। गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट ना माने, हम गवर्नमेंट को एक एम्प्लॉयर माने जिसको अपना एक इंस्टीट्यूशन रन करना है। तो वो खुद तय करेंगे ना उन्हें कितने लोगों की जरूरत है। ये हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कितनी वैकेंसी निकाली जाए? इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए, एट द सेम टाइम द एम्फेसिस ऑन द सिटीजनरी, नहीं इसी में कंटिन्यू कर देंगे फुल स्टॉप के बाद, एट द सेम टाइम कॉमा द एम्फेसिस ऑन द सिटीजनरी स्पेलिंग देखेंगे। द एम्फेसिस ऑन द citizenry is on value for money. Citizenry is on value for money. लोग, हाँ, comma thus making public finance management increasingly vital. Thus making public finance management increasingly vital. Increasingly vital. Vital. ठीक है, लिखिए इसी में हेडिंग डालिए बजट ट्रांसपेरेंसी। बजट ट्रांसपेरेंसी, बजट ट्रांसपेरेंसी से क्या समझते हैं? किसी को कोई वेग आइडिया भी है बजट ट्रांसपेरेंसी वर्ड आपने कभी पहले सुना हो तो बताइए। हाँ, वो खर्चा, यस, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो बजट में मेंशन है। और दूसरी बात, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, मतलब अगर जो डेफिसिट हो रहा है तो वो डेफिसिट क्यों हो रहा है अभी के लिए, फिलहाल के लिए, और इस डेफिसिट को कम करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। ये होती है पूरी बजट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, हमारे यहाँ जो बजट है ना उसको 4.5% ऑफ जीडीपी, फिजिकल डेफिसिट जो है 4.5% ऑफ जीडीपी, इस लेवल से नीचे लाने का लक्ष्य है कि जीडीपी के 4.5% से नीचे हमारा फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। इससे ज्यादा फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट में देखो दो तरीके के डेफिसिट आ जाते हैं, एक तो आपका होता है कैपिटल डेफिसिट और एक होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू डेफिसिट कम करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे जो मीटिंग्स हैं वो इंटरनेशनल जगहों पर ना हो, ठीक है, जरूरत से ज्यादा पैसा ना खर्च किया जाए, बहुत जल्दी जल्दी गाड़ियां चेंज करने की जो आदत होती है सरकार की वो ना किया जाए, स्टेशनरी को कम करने का प्रयास किया जाए, एक लिमिट लगाई जाए कि इतनी ही स्टेशनरी आपको मिलेगी। रजिस्टर्स ये नहीं कि खाली पड़े हैं और नया रजिस्टर निकाल लिया गया है, ऐसा नहीं।
तो जो जो बिना मतलब के जो खर्चे होते हैं ना, उनको कम करना है। जो मीटिंग्स हो रही हैं उन्हें ऑनलाइन मोड में ज्यादा किया जाए, ना कि आप ऑफिसर्स को बुलाएं कि सचिवालय आओ। अब सोच लो, अगर मुख्यमंत्री एक मीटिंग बुला रहे हैं और उन्होंने कहा सभी जिलों के कलेक्टर्स और एसपीज देहरादून पहुंचे हैं, तो अपने खर्चे पे तो आएंगे नहीं, वो तो टिकट कराएंगे या गाड़ियों से आएंगे, पेट्रोल से, वो तो और ज्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, अब वो किसके ऊपर बिल लगेगा? सरकार के ऊपर। तो हमें अपना रेवेन्यू डेफिसिट कम करने की जरूरत है। कैपिटल डेफिसिट तो ये होता है कि भाई हमने पुल बनाया है, हमने सड़कें बनाई हैं, हमने रेल लाइन बिछाई है, नए स्कूल्स खोले हैं, जिसमें ज्यादा खर्चे हो गए, उसको कम नहीं करना है। वो तो ठीक है, वो जो एसेट क्रिएट हो रहा है वो अच्छी बात है, मगर रेवेन्यू में हमें कम करना है। बजट ट्रांसपेरेंसी में लिखेंगे, इट रिफर्स टू द एक्सटेंट एंड ईज, it refers to the extent and ease with which extent and ease with which citizens can access information, citizens can access information about and provide feedback on, citizens can access information about and provide feedback on government revenues, comma allocations, revenues, allocations and expend, revenues, allocations and expenditures। ठीक है, तीनों का मतलब बता सकते हैं मुझे? राजस्व, आवंटन और व्यय। रेवेन्यू, एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब क्या आया, कितना राजस्व इकट्ठा हुआ सरकार के पास, खजाने में कितना पैसा आया। एलोकेशन मतलब आवंटन, किस मिनिस्ट्री को, किस हेड में कितना पैसा दिया गया, किस काम के लिए वो पैसा दिया गया। और एक्सपेंडिचर, किस काम को करते हुए कितना पैसा खर्च हुआ, होता है व्यय। तो हमें तीन चीजें देखनी है, क्या क्या है? सबसे पहला रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब है इनकमिंग, इनकमिंग। ठीक है, जो आपका दूसरा क्या है? एलोकेशन, एलोकेशन को हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा है क्या है? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब आउटगोइंग, आउटगोइंग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कहते हैं ना बजट आवंटित किया है, तो वो जो आवंटन जो होता है वो क्या होता है? एलोकेशन होता है। लिखिए, फुल स्टॉप लिखिए। नेक्स्ट लाइन, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी इन बजटिंग, increased transparency in budgeting made significant advances, made significant advances in late 1980s, made significant advances मतलब इसमें उन्नति हुई, प्रगति हुई। significant advances in late 1980s and 1990s, late 1980s and 1990s। अगर आप लोग मन लगा करके इसको रिवाइज कर लेंगे ना एक बार, एक तो 6-7 दिन की छुट्टी है, पूरा एक हफ्ता बंद है 1990s, पूरा एक हफ्ता बंद। इस एक हफ्ते में आप कम से कम एक सरसरी निगाह जिसे कहते हैं, आप अभी तक जितना आपने एथिक्स का नोट्स बनाया पूरा कर सकते हैं। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है हल्का हल्का अंडरलाइन कर लिया, ताकि एक आपको इन 7 दिनों में एक ब्रॉडर आइडिया लग जाए कि अभी हमने पीछे जो लगभग 30 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, 30-35 क्लास हो चुकी हैं, इन 35 क्लासों में हमने क्या किया है, ये तो जानना बहुत जरूरी है ना। अभी तक आपको उसका एक ब्रॉडर आइडिया है नहीं, आउटलाइन जिसे मन में कहते हैं, हम रूपरेखा बनी हुई है, वो दिमाग में अभी है नहीं। अभी तो हम बस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा ना भाई। एक बार ड्राफ्ट भी तो देखते हैं, जब कोई चीज बनाते हैं तो ड्राफ्ट एक बार देखना पड़ता है, तब फाइन। तो इसको देखना एक बार इन 6-7 दिनों में। दिवाली तो बाकी तो जो मनाओगे वो मनाओगे, ये सब तो देखो व्यर्थ बातें होती हैं। लोग कहते हैं त्योहार का टाइम था, पूरे दिन का कुछ नहीं होता है। हमें भी उतने त्योहार मालूम है जितने आपको मालूम है, पूरे दिन का कुछ नहीं करने का होता है।
और एक दिन आपने दिवाली मना ली, उसके बाद आप हो गए फ्री, तो उसके बाद पढ़ लो, लौट आओ काम पर। और दिवाली भी जिस दिन मनाई जाती है उस दिन भी वो शाम से कुछ घंटों का होता है, 5-6 घंटे का कार्यक्रम होता है, उसके बाद सब सो ही जाते हैं जा करके। तो आप एटलीस्ट जो है कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अलग हो जाएं, मगर अब जिनको एग्जाम देना है वो तो समझ लें फिर कि इस समय हाई टाइम चल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, ट्रांसपेरेंसी इन बजटरी प्रोसेसेस, ट्रांसपेरेंसी इन बजटरी प्रोसेसेस is a necessary condition for transparency in budgetary processes is a necessary condition for responsive decision making by the government machinery, responsive decision making by the government machinery। तो ऑनलाइन में किसी का छूट तो नहीं रहा है? किसी का छूटे तो भाई मुझे बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा। रिस्पॉन्सिव डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट मशीनरी, फुल स्टॉप। देखिए, इट ब्रिंग्स इन बेटर इंसाइट्स, इट ब्रिंग्स इन बेटर इंसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज आपको पता है नोटबंदी का जो जो पूरा जो प्रकरण था, वो एक व्यक्ति ने उनको समझाया था, एक एक इंडिविजुअल ने ये वाली बात बोली थी पीएम को, चिट्ठी लिख करके कि आप ऐसा करें, ये नोट को बंद कर दीजिए उठा करके। अब 5 मिनट का टाइम दिया गया था पीएमओ की तरफ से कि इसको आप दिल्ली आकर समझाइए, उसको सुनना चाह रहे हैं पीएम। 5 मिनट केवल, पीएम का 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। पीएम आपसे 5 मिनट बात कर लें तो आप समझ लें ये जीवन तो आपका सफल हो गया, अब दोबारा जन्म ले सकते हैं। 15 मिनट उन्होंने उनकी बात सुनी थी। उसके बाद उन्होंने कहा अब अधिकारियों को बुलाओ और उनको समझाओ ये क्या बोल रहे हैं। उनको समझाया गया, उसके बाद जाकर के ये हुआ कि हाँ ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, सिस्टम से बाहर से जो लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। किसी के दिमाग में कभी भी कोई एक अच्छा ख्याल आ सकता है, इनोवेटिव आइडिया आ सकता है। तो जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो हमें पब्लिक से इंसाइट्स मिलते रहेंगे कि अब हमें क्या क्या कर लेना चाहिए। और हो सकता है कोई फाइनेंस का बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, कोई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, कोई लॉ का एक्सपर्ट है, कोई अकाउंट्स का एक्सपर्ट है, वो बजट से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट शासन को दे दे, सरकार को दे दे, और इससे सरकार का काम आसान हो जाए। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? ठीक है। और अगर हम उस पर एक्शन भी ले रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है दैट गवर्नमेंट मशीनरी इज रिस्पॉन्सिव। उनके पास अगर कोई बात समझ में आई है तो उन्होंने उसका जवाब दिया है। देखिए, इट ब्रिंग्स इन बेटर insights and strategies, comma, encourages timely and effective implementation, encourages and effective implementation timely and effective implementation of policies and creates a confidence in public and creates a confidence in public and creates a confidence in public। कभी भी आपने देखा है जब डीए सरकार को बढ़ाना होता है वो हमेशा दिवाली से पहले बढ़ाते हैं। नवंबर का जो महीना होता है वो उसको शुरू होने से पहले पहले, या तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, दिवाली की जैसी भी जो तारीख पड़ जाए, शिफ्ट हो जाती है ना, कभी कभी दिवाली आगे पीछे होती रहती है क्योंकि लूनर कैलेंडर से चलती है, उसके अकॉर्डिंग जो है शासन डीए रिवाइज करता रहता है केंद्र सरकार से कि अब इतना परसेंट बढ़ा दिया, अब इतना परसेंट। क्योंकि वो जैसे ही डीए बढ़कर आएगा और वो बैक डेट से लगाते हैं, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपका जितना भी अब जो सैलरी आई, यूजुअली क्या है, जैसे अक्टूबर की सैलरी आने से पहले उन्होंने डीए रिवाइज कर दिया और इफेक्टिव कर दिया बैक डेट से, तो वो पिछले जैसे उन्होंने जुलाई से अगर डीए रिवाइज किया है तो जितना बढ़ा हुआ पैसा आएगा वो आपकी अक्टूबर की सैलरी में जुड़ करके आ जाएगा एरियर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, त्योहारी सीजन में खूब सारी खरीदारी करो, मार्केट में एकदम उछाल आता है। इस उछाल को ही न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी शेयर मार्केट थोड़ा नीचे जाने लगेगा, और ये जब दिवाली की रात बंद होगा थोड़ी देर के लिए शेयर मार्केट दिवाली की रात खुलता है कुछ देर के लिए, उसमें उछाल आ जाता है।
ये सब बहुत अंदर से सारे काम होते हैं। बहुत ज्यादा शेयर मार्केट शूट करेगा तो त्योहार जाते ही एकदम डाउन जाएगा, क्योंकि वो एक बैलेंस चलता है। जरूरत से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है, जरूरत से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए। मतलब नहीं नहीं नहीं, परसेंट वाइज नहीं ऐसा होता है। परसेंट वाइज है वो 100 नहीं, वो ऐसा है, आपको जो सैलरी मिल रही है बेसिक का परसेंट होता है, आपकी बेसिक सैलरी का परसेंट होता है। तो अभी जितना भी है तो उन्होंने बोल दिया कि आपकी बेसिक सैलरी का इतना परसेंट जो है हम आपका डीए बढ़ा देंगे। ठीक है, 100% मतलब मैं समझा नहीं, 100 कैसे पहुंच जाएगा। हाँ, मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है, मगर पूछ लूंगा मैं। ये तो जिसका 45 के आसपास है उसकी नौकरी कितने साल हो चुके हैं? मोर देन 20 ना। तो 20 ईयर्स की नौकरी में अगर वो 45 रीच कर रहा है तो उसके बाद उसका डीए और कितना बढ़ेगा? और बढ़ता हुआ ऐसे ही है, 1%, 1.5%, 2%। कहाँ तक जाएगा? 33 साल की नौकरी कुल होती है, लोग 33 की नौकरी पूरी नहीं कर पाते तो 60 पकड़ लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो जो सीसीईए होता है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसके साथ आरबीआई के जो इन्फ्लेशन को लेकर के जो एस्टिमेट्स होते हैं, जो आरबीआई पूरा मॉनिटर करता रहता है, उन बहुत सी चीजों को ध्यान में रख के होता है। इन्फ्लेशन कितना है इस बात से डीए तैयार होता है। अगर सरकार इन्फ्लेशन को रोक पाने में सफल हो रही है तो क्यों डीए बढ़ाएगी भाई? डीए का मतलब समझते हैं क्या होता है? महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। सरकार का यह मानना है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, चूंकि वो स्केल वाइज फिक्स्ड है, तो बढ़ती महंगाई में उसकी रियल वैल्यू कम हो गई है। नॉमिनल वैल्यू तो एज इट इज है, मगर रियल वैल्यू जो उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। उस परचेजिंग कैपेसिटी को एडजस्ट करने के लिए डीए लगाया जाता है। अगर इन्फ्लेशन उतना है ही नहीं तो डीए उतना क्यों 4% लगाया जाए? क्योंकि हमें इन्फ्लेशन भी तो कंटेन करना है। उसके लिए वित्त मंत्रालय की फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी दोनों काम कर रही है। अगर इतना ज्यादा इन्फ्लेशन चलेगा तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो। और सरकार इतना जो अभी जैसे इन्होंने बढ़ा दिया है, कुछ आपको ये भी समझना चाहिए ना। अब दिसंबर आ गया है, उसका चुनाव आ रहे हैं, ये भी तो समझो। ऐसे हमेशा नहीं होता, इतना नहीं पैसा बांटती है सरकार। वो एम्प्लॉयर है, वो आपसे निकलवा ज्यादा लेगी। ठीक है, देखिए, इतना पैसा नहीं बढ़ता है। बाकी जो मैं आपकी जो बात है 100%, वो मैं पूछ लूंगा। ठीक है, एक तो जो सर्विस के जो वकील हैं मैं उनसे बात कर लूंगा। लिखिए, strategies comma encourages timely and effective implementation of policies and help create public uh, confidence, full stop। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। in order to facilitate public involvement in order to facilitate public involvement, the budgetary process needs to be public involvement the budgetary process needs to be transparent needs to be transparent at both union as well as state levels at both union as well as state levels union as well as state levels। हेडिंग डालिए एलिमेंट्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी। एलिमेंट्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी। एलिमेंट्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट, द systematic and timely release of all relevant fiscal information systematic and timely release of all relevant fiscal informations
ऑल रेलिवेंट फिस्कल इंफॉर्मेशन, FISCAL, फिस्कल इंफॉर्मेशन, फुल स्टॉप। फिस्कल इंफॉर्मेशन क्या हुआ? एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, आगम और निगम, जो आया है और जो गया है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा ब्यौरा पब्लिक डोमेन में रख दो, उठा करके वेबसाइट पर अपलोड कर दो, जिसको पढ़ना है वो वहां से PDF डाउनलोड करे और पढ़ ले, फ्री में, इजी एक्सेसिबल। ये इससे क्या होता है, बजट में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट लिखिए, द लेजिस्लेचर मस्ट बी एबल टू, जैसे हमने देखा है कि इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट आने से ठीक पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। UPSC में कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, ये पढ़ लो, पढ़ता तो कोई कौन ही है खैर, और पढ़ते तो याद कितना रहता है, ठीक है। वो इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, उससे क्या है, सांसदों को एक अनुमान लग जाता है कि भाई ये इकोनॉमिक। अब अगर आपके दोनों क्लैश कर रहे हैं आपस में, इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं भारत सरकार के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वित्त मंत्रालय के, वो निकाल रहे हैं उसको, और सरकार के जो सारे मंत्रालय मिलकर के वो बजट है, सबके अपने अपने एस्टिमेट्स हैं, सब कुछ है, तो ये कह रहे हैं कि वो आपका एडवाइजर ये कह रहा है और आप खुद ये कह रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि बजट जो बना है, जो एलोकेशंस हो रहे हैं, वो किस आधार पर हो रहे हैं। जैसे हमारे लोकसभा में एस्टिमेट्स कमेटी होती है, तो सारे बजट एस्टिमेट्स को देखती है जब बजट आता है लोकसभा में, कि किस सरकार, किस मंत्रालय के कितने एस्टिमेट हैं, और वो फिर प्रीवियस एस्टिमेट से देखती है इनका कि इन्होंने कहाँ पे कितना खर्चा किया था। अब अगर उन्हें लग रहा है कि पिछले साल तुमने 10,000 करोड़ रुपए का बजट लिया, खर्च तुमने 3,000 करोड़ ही किए, 7,000 करोड़ जो है वो लैप्स हो गया, वो जो फंड है, तो अब तुम्हें 10,000 करोड़ किसी मुंह से नहीं मिलेगा, अब वो आपको 5,000 करोड़ ही देंगे, क्योंकि आप पिछले फिस्कल ईयर में जो है आप निकम्मे साबित हुए हैं, आपने काम ही नहीं किया, पैसा लेकर के बैठ गए। अब पैसा अगर पड़ा हुआ है ना, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, उस पैसे को उठा करके सरकार कहीं इन्वेस्ट कर देती, UTI में, म्यूचुअल फंड में कहीं लगा देती सरकार, इनवीट में, रीट में कहीं इन्वेस्ट करती, उससे रिटर्न्स आ जाते सरकार को। वो सब तो करने नहीं दिया आपने, पैसा आप होल्ड करके रखे, काम आपने कुछ किया नहीं, परफॉर्मेंस जो आ रही है 2%, 5% निकल करके आ रही है, तो उससे कुछ बनता नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द लेजिस्लेचर मस्ट बी एबल टू, the legislature must be able to effectively scrutinize, the legislature must be able to effectively scrutinize the budget reports, scrutinize budget reports and review them, effectively scrutinize the budget reports and review them। तो दो कमिटीज कौन कौन सी होती हैं, जिन्हें ट्विन सिस्टर कहा जाता है, ट्विन सिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट या ट्विन सिस्टर्स ऑफ लोकसभा, और एस्टिमेट कमेटी, PAC और एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, लोकसभा की दो कमिटीज होती हैं, और बोथ आर स्टैंडिंग कमिटीज। पता है ना, कमिटीज स्टैंडिंग होती हैं और एडहॉक होती हैं, सेलेक्ट होती है और ज्वाइंट होती है, ये सब अलग अलग तरीके की कमिटीज हैं। और एक होती है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो हर मंत्रालय से रिलेटेड काम को देखती है। देखिए इफेक्ट, थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, इफेक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटी थ्रू मीडिया एंड NGO, थ्रू मीडिया एंड NGO, इफेक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटी थ्रू मीडिया एंड NGO। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन हो गया। अब प्रोबेटी की लास्ट चैप्टर, प्रोबेटी यूनिट का लास्ट चैप्टर होगा, दैट इज करप्शन। करप्शन हेडिंग डालिए, नेक्स्ट पेज पे करप्शन हेडिंग डालिए, करप्शन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझने की है वो ये है कि करप्शन का मतलब केवल पैसे का लेना देना नहीं है, ये बहुत ही उसकी पैरोकियल डेफिनेशन होगी अगर हम करप्शन को केवल मॉनेटरी सेंस में कंसीडर करें तो। सबसे खतरनाक तरीके का जो करप्शन होता है वो मॉनेटरी करप्शन नहीं होता है, मॉनेटरी करप्शन तो पकड़ में आ जाता है। सबसे खतरनाक वो बीमारियां होती हैं जो आसानी से पकड़ में ना आए, जिनका इलाज संभव ना हो, ऐसी बीमारी को हम खतरनाक बीमारी बोल देते हैं।
हमारे यहाँ कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम रेयर डिजीज बोलते हैं, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1% से कम जो लोगों को है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन निकाल लें, उस पॉपुलेशन का 1% निकाल लें, इतने लोगों को भी वो बीमारी नहीं है, इससे भी कम लोगों को बीमारी है, ऐसे कि हम रेयर डिजीज बोलते हैं। तो करप्शन के मामले में रेयर डिजीज वो होती है जो पकड़ में ना आए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर आप मेरा ये वाला काम कर दो, और मैं मंत्री जी से बोल कर के आपका फला फला जिले में ट्रांसफर करवा दूंगा जहाँ आप जाना चाह रहे हो। आप एक बड़े जिले में डीएम बन के जाना चाह रहे हो, मैं मंत्री जी से बोल दूंगा, उस एरिया के जो प्रभारी मंत्री हैं वो मेरे बहुत अच्छे जानकार के हैं, आप मेरा ये वाला प्लान या प्रोजेक्ट पास कर दो अपने यहाँ जिले में। आपने कर दिया। मैंने अपने घर गया, मैं वहाँ पे लोकल जो हमारे मंत्री जी थे, विधायक जी थे, उनसे बात की, और उन्होंने सीएम से कह के आपका ट्रांसफर अपने यहाँ करवा लिया। कितना अच्छा हुआ, पकड़ में ही नहीं आया, आपका भी काम पूरा हो गया, आपको अच्छा जिला मिल गया, उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। मगर जो आपका जो प्रोजेक्ट था ना, उससे क्या हो रहा था, ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हो रही थी, सॉइल पोल्यूशन हो रहा था, एयर पोल्यूशन हो रहा था, आपके गुंडागर्दी वहां से बढ़ रही थी, लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। डीएम साहब तो अपना काम करके निकल गए, उनको तो जहां पर पोजीशन पहुंचनी थी वो पहुंच गए, बाकी अपना सब देख। एक करप्शन क्या होता है, आप जिस पोजीशन पर हैं आपको सरकार ने एकोमोडेशन दिया रहने के लिए, आप उस पोजीशन से हट गए मगर आप वो बंगला खाली ही नहीं कर रहे, लोग परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस दिया कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे अगर आपने बंगला खाली नहीं किया, उन्होंने तब भी बंगले खाली नहीं किया, और बताओ क्या करेंगे। जो मुद्दतों से मंत्री बने हुए हैं, जिन पे करोड़ों रुपया है, जिनका पैसा भारत ही नहीं जाने कहाँ कहाँ पर और दूसरे देशों में भी है, वो एक बंगला नहीं खाली कर पा रहे हैं बेचारे। दिस इज करप्शन। या आप एसपी हैं जिले के, या आप डीएम हैं जिले के, या आप किसी भी प्रोमिनेंट पोजीशन में हैं, आपकी सरकारी जो आपको 2 गाड़ियां दी गई हैं, फील्ड पोस्टिंग वालों को 2 गाड़ियां मिलती हैं, आपकी एक गाड़ी जो है वो आपकी पत्नी को शॉपिंग कराने के लेकर जा रही है। दिस इज करप्शन। और क्या है ये, आपको इतनी तो सैलरी मिल रही है कि आप अपनी एक पर्सनल गाड़ी मेंटेन, आपकी गाड़ी तो आपकी तो पत्नी वो इनोवा में बैठ के जाएंगी, जो सुरक्षा कर्मी है वो उनको लेकर के जाएंगे। ये करप्शन है। या आर्मी में ऐसा बहुत सी बार देखने को मिला है कि कैंट में जो लड़के जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें बंगले में ड्यूटी पे लगा दिया गया है, बडी सिस्टम, बटलर सिस्टम बोलते हैं, साहब की बेल्ट चमका रहे हैं, साहब के जूते चमका रहे हैं, साहब के मेडल पर ब्रासो रगड़ रहे हैं, उनकी वर्दी प्रेस कर रहे हैं, उनका खाना लेकर के आ रहे हैं, बडी बोलते हैं फौज में। पढ़ लेना बड़ी सिस्टम क्या होता है इंडियन आर्मी का, अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है। अंग्रेजों के ज़माने में क्या होता था, पंखे वगैरह तो होते नहीं थे, कि जब गर्म इलाकों में जहाँ जाते थे तो इनके कमरे में एक कपड़े का एक बहुत बड़ा पंखा लटका रहता था, और उस पंखे की डोरी है वो कमरे से बाहर होती थी, वो सोते रहते थे। ये सब सिस्टम्स जो है ना, अब वो सब चले गए हैं, अब नए तरीके के सिस्टम इजाद हो गए हैं। ये करप्शन होता है। इसके अलावा करप्शन क्या है, जैसे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं और आपको पता चल रहा है कि जंगल में जानवरों के अंदर एक बीमारी बेचारों में फैल रही है और जानवर मरेंगे, मगर आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, बैठे हुए हैं। जंगलों में पेड़ों में दीमक लग रही है, पूरा पूरा पेड़ खराब हो रहा है, जड़ में दीमक पकड़ रही है, आप पेस्ट कंट्रोल नहीं करवा रहे हैं। या अगर जो शिकारी हैं जंगलों में आ रहे हैं, आप उनको रोकथाम उनकी नहीं कर रहे हैं, पोचिंग आपके जंगल में रुक ही नहीं पा रही है। तो इससे क्या है, या किसी भी तरीके से, या अगर आपको पता है आप पीडब्ल्यूडी में है और आपको पता है कि जो पुल है इसमें एक अभी हल्की सी दरार आई है, आप अभी चाहें तो इसको भर दें, वरना आने वाली बरसात में दरार और ज्यादा बढ़ जाएगी, पुल गिरने की संभावना है, मगर आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, अरे होगा तब देखा जाएगा, अभी छोड़ो। दिस इज करप्शन। मुंबई में, दिल्ली में हर साल बाढ़ आती है, क्या उन लोगों को पता नहीं है कि बारिश होगी? ऐसा कौन आईएएस अधिकारी है, कोई मुझे इस सी बात बता दे, वो कौन व्यक्ति है जिसे ये नहीं पता कि जून जुलाई में बारिश शुरू हो जाएगी बंबई में? महाराष्ट्र कैडर का वो कौन आईएएस अधिकारी है जो ये कह देगा कि जून में बारिश नहीं है, जुलाई में बारिश? मगर मुंबई में हमेशा पानी भर जाता है, आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपके सारे सीवर ब्लॉक हैं, सारा ड्रेन ब्लॉक है। दिल्ली में सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, एक एक अंडरपास में पानी भर गया, ओवरपास में पानी भर गया, पूरी डीटीसी की बस डूब गई। और बताइए, हमसे एक राजधानी नहीं संभल रही है, जरा सी है। जब आप नॉर्थ इंडिया का मैप देखें तो उसमें दिल्ली
जो है हरियाणा, राजस्थान, यूपी, सबके बीच में इतना सा दिल्ली चमक रहा है। हमसे उतनी दिल्ली नहीं संभल पा रही, जिसमें भी दिल्ली में आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार के पास मेंटेनेंस का बहुत कम बचता है, पैसा पूरा आता है। तो क्यों नहीं है मुंबई का जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बीएमसी है, उसका बजट छोटे स्टेट्स से ज्यादा का बजट है, तो क्यों मुंबई में पानी भर जाता है? बजट का तो रोना है नहीं। आप लोग तो फिल्म स्टार्स के बंगले पे भी बुलडोजर चला देते हो, उन पे जो जुर्माना जो लगता है वो कितना तगड़ा लगता है जुर्माना। शाहरुख खान ने एक रैंप आगे बनवा लिया था, उसको डिमोलिश कर दिया था बीएमसी ने। इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो, मगर पानी नहीं निकाल पा रहे साहब। क्या करें, बड़े मजबूर हो जाते हैं बारिश के सामने। तो करप्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज में मैप्स दिए हुए हैं, मैप पास नहीं हो रहे हैं, लोग घर बनाने को नहीं उनको मिल रहा है, कॉस्ट जो है राइज होती जा रही है। या सरकार में क्या होता है कि इधर से तो प्रोजेक्ट पास कर दिया है, कहीं आगे से किसी डिपार्टमेंट ने कुछ एनओसी देने से इनकार कर दिया, तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो काफी गुना बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब उस ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए, अब दोबारा से फिर से बिडिंग का प्रोसेस शुरू होगा, फिर से जो है सीलबंद लिफाफे जमा होंगे, सब लोग अपना अपना टेंडर लगाएंगे, फिर देखेंगे जिसको जो मिल जाता है। ठीक है। तो ये सब करप्शन के बहुत तरीके हैं, मैं आपको लिखवा दूंगा, 15 तरीके तो मैं लेकर के ही आया हूँ आपको लिखवाने के लिए। और कुछ एक दो एग्जाम्पल मैं इन किताबों से दूंगा, जो आईएएस अधिकारियों ने अपनी जिंदगी में जो देखा है, उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा है, वो मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, बट मैं आपको एक ब्रॉडर आइडिया दे दूंगा। देखिए, करप्शन रिफर्स टू डेलिबरेट एंड इंटेंशनल corruption refers to deliberate and intentional exploitation of deliberate and intentional exploitation of one's position, deliberate and intentional exploitation of one's position, comma, status or resources, directly or indirectly, for personal aggrandizement, aggrandizement, whether in terms of material gains, or enhancement of power, prestige, or influence beyond what is legitimate or sanctioned, by commonly accepted norms, what is legitimate and sanctioned by commonly accepted norms, to the detriment of interests, detriment of interests, of other persons, or the community as a whole, ये करप्शन की डेफिनेशन हम समझ रहे हैं। ये एक जनरल बुकिश डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन अलग है, हम उसको देख रहे हैं अभी आगे। भाई, नई नई शादी होती है, जब नौकरी लगती है, तो क्यों ना उसी जिले में होटल बुक कर लिया जाए, शादी का वेन्यू बुक कर लिया जाए, जहां पर अभी हम खुद एसडीएम बने तैनात खड़े हैं, तो होटल में हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा बुकिंग में। होटल वाला जो है वो सोचेगा एसडीएम साहब बुकिंग के लिए आए हैं, या आइंदा आएंगे, जाने कौन सा लाइसेंस मांग ले, कब क्या कर दें, इससे अच्छा है इनको सस्ते में बुकिंग करके दे दो, एक दिन की बुकिंग कर दो, इनकी क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, चलो साहब को एक एसी गिफ्ट कर दें, दिवाली आ रही है, साहब खुश हो जाएंगे, साहब ने अपने घर में एसी लगवा लिया, टीवी ले लिया, एलईडी स्क्रीन ले ली, बहुत अच्छा है,
नया लैपटॉप, बच्चा कॉलेज पढ़ने जा रहा था, नया लैपटॉप दे दो उसको, वो फ्री में आ गया, स्पीकर्स आ गए। वाइट गुड्स जो होते हैं, वॉशिंग मशीन आ गई, इस तरीके का। या फर्नीचर खरीद लिया, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां पे पैसा नहीं दिया, इस तरीके के ये मटेरियल करप्शन है, चीजों का करप्शन है। और एक होता है मॉनेटरी करप्शन, इतना पैसा दो तब जाकर के काम करेंगे, नहीं करोगे तो हम लोग ऑब्जेक्शन लगा दे रहे हैं अभी। भाई विदेश मंत्रालय को भी पता चल गया कि पासपोर्ट के लिए जब टीम आती है घर पर तो वो क्या करती है। अब उन्होंने नया नियम निकाल दिया, पहले पासपोर्ट आ जाता है उसके बाद इंस्पेक्शन होता है। ठीक है। तो इस तरीके का सरकार को सब बात पता रहती है, ऐसा नहीं है। मगर वो लोग एक सही टाइम का, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब भी एक्शन लिया जाता तो प्रॉपर एविडेंस रहने चाहिए उनके पास में, वो लोग एक वक्त का इंतजार करते हैं और उस वक्त पे, मौके पे वो चोट लगाते हैं। जैसे अभी एक नेता की हाल में शादी हुई, उन्होंने दिल्ली में एक सरकारी भवन बुक कर लिया जस्ट बिकॉज ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसकी जांच हो रही है कैसा कैसे हो गया। वो पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी है और शादी हो रही है उसमें, वो सरकारी प्रॉपर्टी है, शादी के लिए बुक कैसे हो गया वो। और देश विदेश से मेहमान आए, मीडिया जो खड़ी थी वो उसी जगह पर खड़ी हुई थी जहां पर उसका बोर्ड लगा हुआ था, तो दुनिया ने देखा कि सरकारी भवन में शादी हो रही है। ऐसा नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, पीएसयूज में या गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के जो स्टेट्स बनते हैं ना, जहाँ पर लोग रहते हैं, जो उनकी कॉलोनीज होती हैं, उसके अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पीएसयू के मेन ग्राउंड में शादी कर डालेंगे। कम्युनिटी सेंटर जितना बड़ा है उसमें जो फंक्शन हो सकता है वो आप करिए। एक सोसाइटी क्रिएट होती है ना, टाउनशिप होती है, उसमें कम्युनिटी हॉल बनाते हैं। यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, ओएनजीसी का है, सबके अपने अपने कम्युनिटी हॉल्स हैं, वहां पर फंक्शंस हो जाते हैं। मगर अब आप ये सोचें कि मेन उनके बिल्डिंग में जाकर के शादी कर डालेंगे, तो ऐसा नहीं होता है फिर कि वहां पे बहुत बड़ा लॉन है, वहां पे बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें नहीं होगा। एक जगह होती है, एक अप्रोप्रिएट जगह आपको चुननी पड़ेगी। अगर उस लिमिट से आप क्रॉस कर रहे हैं और आपको ऐसा करने दिया जा रहा है, इसका मतलब देयर इज सम डिग्री ऑफ करप्शन इन इट, उसकी जांच होनी चाहिए। अब होगी जांच, हो भी रही है। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द वर्ल्ड बैंक डिफाइंस, वर्ल्ड बैंक को हम और किस नाम से जानते हैं? यस, ब्रेटन वुड ट्विंस। दूसरे इसका भाई कौन है? आईएमएफ है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? हाँ ठीक है। काफी अच्छा है, जीपीएस कोऑर्डिनेट भी याद कर लो। देखो, द वर्ल्ड बैंक डिफाइंस करप्शन एज द अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, करप्शन एज द अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अब्यूज से लेकर के गेन्स तक। अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स। मैंने आपको पहले बोला था ना कि अंबानी जी अगर रिलायंस के मालिक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पैसा उठा करके अपनी बिटिया की शादी में लगा देंगे। मुकेश अंबानी को रिलायंस के एम्प्लॉय, देखो वो खुद भी तो एक एम्प्लॉय है, रिलायंस एक कंपनी है, उसके वो एम्प्लॉय खुद भी हैं। वो बात अलग है कि वो एक मालिकाना हक रख रहे हैं, मगर अल्टीमेटली इज एन एम्प्लॉय। उनको एक सैलरी मिलती है, वो सैलरी कुछ करोड़ों में हो सकती है। तो उनकी जो अपनी सेविंग्स है पर्सनल, और जो उनकी सैलरी है, उसी से ही वो अपनी बेटी की शादी का खर्चा करेंगे। रिलायंस का पैसा उठा करके वो नहीं लगा देंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताई हुई है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही होता है कि सरकार, वो जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अलग है, और आप एज एन इंडिविजुअल आपकी कैपेसिटी अलग है। आप कॉर्पोरेट सेविंग्स का पैसा उठा करके अपने यहाँ नहीं कर सकते हैं, वरना उसको मिस अप्रोप्रिएशन बोला जाएगा। किसी हेड का पैसा उठा के कहीं और खर्च कर देना, ये मिस अप्रोप्रिएशन होता है, ये करना क्राइम होता है, एक जगह का पैसा दूसरी जगह खर्च करना। देखिए, इन इन सिंपलर टर्म्स, corruption may be described as corruption may be described as an act of bribery, an act of bribery, जैसे हम घूसखोरी बोलते हैं, रिश्वतखोरी। an act of bribery, 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 full stop। लिखिए, when a public official accepts, when a public official accepts, comma solicits, public official accepts, comma solicits
और exhorts bribe, और exhort का मतलब होता है उगाही करना, पैसा निकलवाना किसी से, exhorts bribe, comma, we can term it as an abuse of public office. We can term it as an abuse of public office. किसी को ये इशारा करना, सब कुछ सही है मगर उसको ये बताना अरे इसमें तो कुछ गलती है, चलो हम देख लेंगे, आप बाद में मिल लीजिए आकर के, ये सब जो इशारे होते हैं ना। और आजकल लोग इतना देखो पढ़ लिख गए हैं, उनको सब पता है, लोग आपके मांगने पर इंतजाम करके के पहुंचेंगे पैसा लेकर के, और संग में वो अपने टीम लेकर के जाते हैं। हाँ, कैमरा वैमरा क्या, वो टीम ही ले जा रहे हैं आजकल। आजकल तो सीबीआई की और इनकम टैक्स की टीम संग में जा रही है। आप आईटी डिपार्टमेंट में जाके इतना बस बोल भर दो कि आपसे पैसा मांगा है और इतनी तारीख को इस जगह पर लेने को बोला है, वो अपनी टीम भेजेंगे आपके साथ कि हाँ हाँ जाओ, और आपके जो नोट्स हैं उन पे वो एक केमिकल लगा देंगे जिससे आप फिंगरप्रिंट आ जाएगा। अब बताओ, करो तो करो, कैसे करोगे? ठीक है, लिखो देखो, following are the basic postulates following are the basic postulates about corruption following are the basic postulates about corruption postulates about corruption. First, corruption involves deliberate deviation corruption involves deliberate deviation corruption involves deliberate deviation from one's duty. Corruption involves deliberate deviation from one's duty. ठीक। Second, it can be direct or indirect. It can be direct or indirect, but needs to be conscious. जानबूझकर किया जाने वाला होना चाहिए, तब भ्रष्टाचार कहलाता है। But needs to be conscious. Full stop. Next, it is done for personal aggrandizement or gains. It is done for personal aggrandizement or gains. Personal aggrandizement or gains. जैसे दुकान होती है ना इसकी, कंट्रोल की दुकान गांव में, शहरों में, जहाँ से राशन मिलता है, तो लाइन लगाने वालों को बेचारों का जितना कोटा होता है उससे कम कम दे देते हैं, घटतौली जिसे बोलते हैं, कम तौलना, कम तौल देते हैं, जो बचता है उसे मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच आते हैं और उससे पैसा कमा लेते हैं। हुआ, या खराब क्वालिटी का दे दिया, सड़ा हुआ अनाज दे दिया, जो अच्छी क्वालिटी का शासन की तरफ से आया था वो खुले बाजार में बेच दिया, ऐसा हो जाता है। ये क्या करते हैं, जैसे पिछला जो राशन आया था, पिछला जो कंट्रोल आया था, उसमें अगर कुछ बच्चा, जैसे मान लो किसी ने नहीं लिया है तो वो बोरियां बच गई हैं, ये उसको उठा करके बेच देंगे। अब तो खैर आधार वगैरह इतना कुछ आ गया है, मगर अभी भी गांव देहात में, क्योंकि वहाँ पे पुअर कनेक्टिविटी है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि ग्राउंड जीरो पर काम करना मुश्किल है। आजकल एक कार्यक्रम आ रहे हैं जो जैसे ये इंडियाज गॉट टैलेंट है और इंडियन आइडल है, क्या क्या चल रहा है, उसमें बहुत सी लोग ऐसे आ रहे हैं जो रिमोट एरियाज से आ रहे हैं। वो अपनी जब बात बता रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम जिन एरियाज से आते हैं, हमारे यहाँ इंटरनेट तो दूर की बात है, हमारे यहाँ अभी भी लाइट प्रॉपर नहीं आती है, हमारे यहाँ टेलीफोन का वो मोबाइल के सिग्नल नहीं आते हैं, हमको अपने गाँव से कहीं दूर या कहीं सी ऊंचाई की जगह पर जाना पड़ता है तब हम बात कर पाते हैं। तो ऐसे हालात में हम ये कैसे सोच लें कि आधार का वो बायोमेट्रिक काम करेगा, जो कि एकदम ही वाईफाई से चलना चाहिए जो सब चीज़ें। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ हो रहा है, और जहाँ इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, झारखंड का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो इंसान उसमें बायोमेट्रिक में अपना अंगूठा इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि वो जो रेड लाइट जलती है उसे लग रहा था इसमें करंट लग जाएगा उसको। जहाँ इग्नोरेंस या अनअवेयरनेस के लेवल ये है। या कोरोना के समय में लोगों ने पहली बार हैंड सैनिटाइजर देखा था, जब उनको हाथ पे दिया गया तो एक व्यक्ति ने अपने सिर में लगा लिया जैसे चरणामृत दिया गया होगा। अब आप हंसी तो कर लो, मगर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे देश में अभी भी ऐसी सोसाइटीज हैं, ऐसे लोग हैं,
सेक्शंस हैं पॉपुलेशन के जो अभी इतने पिछड़े हैं, उनको भी साथ लेकर के चलना है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो नारा था अंत्योदय का, तो अंत्योदय तभी होगा जब हम इन सबको साथ लेकर के चलेंगे। अगर ऐसे में करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाएंगे तो किसी कीमत पर अंत्योदय हो नहीं सकता, क्योंकि उनको फर्स्ट लिस्ट लाइन में आने ही नहीं दिया जाएगा। यही तो होता है। लिखिए फोर्थ पॉइंट, इट इज डन बाय वायलेटिंग some commonly accepted norms of behaviors, some commonly accepted norms of behavior। ठीक है, commonly accepted norms of behavior। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेविड एच बेली, स्पेलिंग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेविड एच बेली, डेविड एच बेली, कॉमा, corruption is a general term covering misuse of authorities, corruption is a general term covering misuse of authorities as a result of considerations of personal gains, comma, which need not be monetary, पर्सनल गेन्स विच नीड नॉट बी मॉनिटरी। जरूरी नहीं है रुपए पैसे के ही करप्शन हो, इतना रुपया दे दो, आजकल तो हो भी नहीं रहा, हो जाता नहीं हो रहा, लोग डर गए ना, अब वो उसमें करप्शन कर रहे हैं जहां से पकड़ा ना जाए। इसके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब हम कह रहे हैं कि वो नॉन मॉनिटरी होगा, आप तो इतनी बात लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता ही है। जैसे मैंने जब आपको बोला कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको इस जगह पर बिठा दूंगा, ये एनसी सक्सेना है, रिटायर्ड आईएएस, उत्तर प्रदेश कैडर, और 1964 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के टॉपर रहे हैं। एनसी सक्सेना की रूरल डेवलपमेंट पर इनकी रूरल पॉवर्टी पर एनसी सक्सेना की कमेटी रही है, और ये योजना आयोग के सचिव भी रहे जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती थी। ठीक है, इनकी बात सुनिए। इन्होंने लिखा है कि एक बिजनेसमैन टर्न्ड एमपी थे, जिनको कुछ काम पड़ा और उन्होंने फिर उन अधिकारी से बात की। इसमें लिखा हुआ है कि एक फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एलआईसी, कॉमा सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक व्यक्ति जो इन 3 पदों पर बैठा हुआ था, एंड अ फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, और एक व्यक्ति जो देश का फाइनेंस सेक्रेटरी रहा है, कितना ऊंचा पद होता है, वर पार्ट ऑफ किंगफिशर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किंगफिशर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनको उनकी रिटायरमेंट के तुरंत बाद रख लिया गया। समझ रहे हैं, आप सरकार में हैं और आप जैसे रिटायर हुए आपको किंगफिशर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रख दिया गया। इसका मतलब समझते हैं आप, एनसी सक्सेना अपनी किताब में क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, सिमिलरली ब्यूरोक्रेट्स ऑफ गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एन एक्स हेड ऑफ द गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, एंड अ फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी, केंद्र सरकार में भारत का गृह सचिव, हैव जॉइंड द अडानी ग्रुप। ये बात इसमें साफ साफ लिखी हुई है, मैं अपने मन से बोल नहीं रहा, जिसको भी चाहिए मैं दे सकता हूं। ठीक है, एक फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के थे जिन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था तुरंत पद से हटने के तुरंत बाद। और मैं बताऊं, देश के शिक्षा सचिव रहे हैं अनिल स्वरूप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी। उन्होंने कहा कि इस देश में लगभग ऐसे कॉलेजेस हैं, 18,000 कॉलेजेस ऑफरिंग बीएड एंड डीएड कोर्सेज, मैनी गारंटेड अ डिग्री विदाउट अटेंडेंस और इंटरनल असेसमेंट्स। आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको बीएड और डीएड की डिग्री मिल जाएगी, 5 लाख रुपया दे दो, साफ साफ लिखा हुआ है। करप्शन यहाँ पे
पैसा पकड़ में नहीं आएगा, बीएड कर लिया है, वो आगे जाके टीचर बनेंगे, टीचर, समझ रहे हैं ना, वो कैसे टीचर बनेंगे, जिन्होंने खुद ने बीएड नहीं किया वो क्या टीचर करेंगे, चोरी से जो आ रहे हैं। और बताऊं, नोएडा का केस सुनिए, मैनी वीआईपीज बॉट पेटी कियोस्क, कियोस्क होते हैं खोखे, खोखे, और टाइनी शॉप्स, जूस स्टॉल्स, पान बीड़ी शॉप्स टू फिलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर नोएडा प्लॉट्स। जब नोएडा बना तो वहां पर था कि आपका यहाँ पे जब नोएडा को तैयार किया जा रहा था, नोएडा स्टैंड्स फॉर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो जिसको अब हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो शहर बन गए हैं, ये जब डेवलप कर रही थी यूपी सरकार, तो इन्होंने जो एरिया को लिया था वहां पे प्लॉट्स देने की बात थी कि आपका वहां पे पहले से कुछ होना चाहिए। तो जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने अपने आप को दिखा दिया कि हमारा पान और बीड़ी के खोखे हैं, हमारी दुकानें चल रही हैं, हमें प्लॉट दे दो साहब। कोई मंत्री बीड़ी सिगरेट बेच रहा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कैन यू इमेजिन अ टॉप ब्यूरोक्रेट्स वाइफ, यूपी सरकार के कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, उनकी पत्नी वाइफ बीइंग सर्टिफाइड एज रनिंग अ जूस स्टॉल, वो जूस बेच रही हैं, आईएएस अधिकारी की बीवी जूस का दुकान चला रही है। आप सोच सकते हैं, चला रही होगी, मगर हमने तो देखा नहीं आज तक किसी आईएएस की बीवी को, कलेक्टर की बीवी को जूस बेचते देखा आपने? कभी नहीं। और सुनो, और चेयरमैन ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रनिंग अ टेलर शॉप, वो दर्जी की दुकान चला रहे हैं। ये देखो, जो राज्य का जो विद्युत बोर्ड है वो दर्जी का दुकान चला रहा है, उसका अध्यक्ष, कि नोएडा में हमें प्लॉट मिल जाए। और देखो, मैं तो आज लेकर आया करप्शन, बताऊं आपको क्या चीज होती है। ये तो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, ये तो इसकी बात अलग से करेंगे, प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको लिखवा दूंगा, ये सुनना, ये और मजेदार है। ये रहे टीआर रघुनंदन, एवरीथिंग यू एवर वांटेड टू नो अबाउट ब्यूरोक्रेसी बट वर अफ्रेड टू आस्क। कर्नाटक कैडर, आज कर्नाटक का राज्य उत्सव है, स्टेट फॉर्मेशन डे है, कर्नाटक कैडर के टीआर रघुनंदन, उनका, इनका था जूलॉजी एंड लॉ ऑप्शनल, उस जमाने में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। ऑल इंडिया रैंक 16 आई थी, 2 डिजिट रैंक आईएएस के पेपर में, 1982 का बैच है। इनकी बात सुनो कि जब ये ज्वाइन हुए थे, और ये बेसिकली जब स्वास्थ्य सचिव थे कर्नाटक सरकार में, बेंगलोर में इनकी पोस्टिंग थी, उस समय इन्होंने कहा कि वो लेट 1980s का दौर था, 85 या उसके बाद की बात है, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का समय। उन्होंने कहा कर्नाटक में 4 मेडिकल कॉलेजेस होते थे, बेंगलोर, मैसूर, बेल्लारी और गुलबर्गा, ये 4 हैं। बेल्लारी और गुलबर्गा नॉर्दर्न कर्नाटक में है, बेंगलोर और मैसूर साउथ ईस्टर्न कर्नाटक में पड़ते हैं, ठीक है। उस जमाने में क्या बात थी कि जो गुलबर्गा का मेडिकल कॉलेज था उसमें 5 सर्जन्स की पोस्ट थी, और वो पांचों अगर रहते तो बच्चों को पढ़ा भी सकते थे, मगर उन 5 सीट में से 4 सीट खाली चल रही थी, एक ही सर्जन तैनात था 5 सीटों में, तो उसको डॉक्टर का भी काम देखना है, और वो पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे, तो वो इलाज ज्यादा करते थे, बच्चों को सर्जरी पढ़ाने वाला कोई डॉक्टर गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज में नहीं था। तो इन्होंने सचिव रहते हुए बेंगलोर के एक सर्जन का, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज के एक सर्जन का ट्रांसफर गुलबर्गा कर दिया। तो वो आया और उसने कहा मुझे गुलबर्गा नहीं जाना है सेक्रेटरी साहब। तो उन्होंने कहा आपको तो जाना पड़ेगा, और हम अभी ऐसे रोक भी नहीं सकते आपको यहाँ पे। उसने कहा कि बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी में विभाग में खाली सीट है, आप मुझे यहाँ पे दे दो। तो सचिव ये बोले, रघुनंदन जी ये बोले कि आप तो सर्जन हैं, आपको हम रेडियोलॉजी में कैसे तैनात कर दें। उसने कहा अभी रोकिए, हम मंत्री से लिखवा लाते हैं। वो गया, मंत्री से लिखवा के ले आया, देयर इज अ वैकेंसी फॉर अ प्रोफेसर इन रेडियोलॉजी बेंगलोर। इसमें लिखा हुआ है कि by evening the doctor walked into my room just as the file was delivered to me with orders from the minister retaining him in Bangalore as a surgeon officiating in the radiology department। मंत्री ने फाइल पर लिख के दिया कि सचिव तुम अपनी बात को काटो और इनको बेंगलोर में रेडियोलॉजी में तैनात करो। ये देखो, पेंगुइन पब्लिकेशन, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। और सुनो, उन्होंने कहा कि यहां से बांध के दरवाजे खुल गए, द फ्लड गेट्स ओपन, द क्राउनिंग ग्लोरी वॉज अ गायनेकोलॉजिस्ट ऑफिशिएटिंग एज अ डेंटिस्ट।
जच्चा बच्चा के जो डॉक्टर था उसको डेंटिस्ट बना करके तैनात कर दिया सरकार ने। नॉन मॉनेटरी करप्शन ये होता है, इसको बोलते हैं करप्शन। आप सोच सकते हो कि जिस डॉक्टर ने बच्चा पैदा कराने की ट्रेनिंग ली है, पढ़ाई की है, वो आपके दांत निकाल देगा, सोच रहे हो अपनी हालत क्या होगी। ये होता है करप्शन। ठीक है, ये किताबें हैं, 2 किताबें हैं। एक किताब है व्हाट एल्स द आईएएस एंड व्हाई इट फेल्स टू डिलीवर, एनसी सक्सेना की। और दूसरी है एवरीथिंग यू एवर वांटेड टू नो अबाउट ब्यूरोक्रेसी बट वर अफ्रेड टू आस्क बाय टी आर रघुनंदन। ये दोनों किताबें मेरी पढ़ी हुई हैं। 29 मई 2020, 27 मई 2020, 2020 में पढ़ी थी किताबें, आज मैं आपके लिए निकाल के ले आया। थैंक यू, आपने दोबारा रिवीजन का मौका दिया। लिखिए इसमें आगे। कुछ नहीं होता है। हाँ, तो सजा उसी को तो मिलती है जो पार्टी इन पावर के विरुद्ध बोल देता है। ये नहीं नोटिस किया आपने? जेल गया कौन है? जेल तो केवल वही जा रहा है ना जो ज्यादा बोलता है। और ये एक पार्टी की नहीं है, हर पार्टी की यही कहानी है। ये हर पार्टी की यही कहानी है। ऐसा है ना, उस दिल्ली में वो जरा सा दिल्ली, जरा सा संसद भवन, उस संसद भवन में सबको सबकी किस्से कहानियां मालूम है, कौन कितना पानी में है। अगर जेल कौन जाता है? सब लोग मिलते हैं रोज। ये तो हम और आप जो है ना, मूर्ख नहीं है, हम महामूर्ख हैं। हम लड़ लेते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए। मैं देखता हूँ बंगाल में वायलेंस हो जाती है, क्यों? अपनी जान दे रहे हैं। वो लोग संसद की कैंटीन में बैठ करके चाय नाश्ता इकट्ठा कर रहे हैं। जो विपक्ष है, कैमरा खुलने पर जो विपक्ष हो जाता है, जो सरकार हो जाती है, वो सारे चाय नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि देवर कलीग्स, उन्हें रोज मिलना है। वो नहीं लड़ सकते ना आपकी तरह, पढ़े लिखे लोग हैं वो। गंवार तो हम उन्हें समझ रहे हैं, वो तो हमसे काफी ज्यादा चालू हैं। उनको तो मूर्ख समझना ही नहीं है। सोचिए ना, वो लोग ब्यूरोक्रेसी को चला रहे हैं, वो देश चला रहे हैं, संसद भवन में बैठ रहे हैं। वो मूर्ख नहीं है वो, ये हमारी अज्ञानता है। ये देख लो, कौन होता है? कौन होता है बताओ आप? ऐसा ना, भाई आज तुम मेरा ये काम कर दो, मैं मिनिस्टर हूं, और तुम्हारा रिटायरमेंट हुआ, मैंने तुम्हें पकड़ के बना दिया वहां पर। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, आपको पता है? नहीं पता है? देखो नाम, देखो जरा कौन है, जल्दी देखो, जल्दी से कोई मुझे बताए, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? श्री राजीव कुमार नाम आ रहा है क्या लिख करके? श्री राजीव कुमार, पता है आपको राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार भारत के वित्त सचिव थे। राजीव कुमार की एंट्री इलेक्शन कमीशन में एक ऐसे वक्त पर हुई ताकि उनकी डेट तब बने जब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? भाई, सीनियरिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन बनेगा उसके लिए एक डेट होती है, वो सीनियरिटी आती है। जैसे हमने कहा ना कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस जस्टिस बीवी नागरत्ना वर्ष 2027 में बनेंगी, क्योंकि अभी से हमने कैलकुलेट कर लिया कौन कब रिटायर हो रहा है। उसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना की सीनियरिटी वो मैच करेगी 2027 में, जब वो सीनियर मोस्ट हो जाएंगी और उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। वो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। इलेक्शन कमीशन में क्या होता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, और वो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो सीनियरिटी होती है। तो जैसे चीफ रिटायर हुआ तो सीनियर जो इलेक्शन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा, और जो जूनियर है वो सीनियर इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा। 2 लोग वो रहते हैं। तो आप ऐसे टाइम में जूनियर इलेक्शन कमिश्नर बने जो एक वक्त आने पर जब लोकसभा की चुनाव की डेट फॉल करेगी तब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे। तो मेरा जो फेवरेट इंसान है वो उस समय में वहां पर होगा। समझ रहे हैं? अब तो समझे तेजेश्वर जी? बहुत कुछ होता है, सब बातें बोली भी नहीं जा सकती हैं। ये तो मैंने वो बोल दी हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसको कोई काट नहीं सकता। वो जिस तारीख पर जो ज्वाइन हुआ है वो हुआ ही है। इस बात में कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ।
मगर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अगर हम बोलने पर आ जाएं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे अपने ही लिए, क्योंकि वो बातें दबी हुई रहती हैं, उनको सामने लाना ठीक नहीं रहता है। ये सब तो एक किताबों में छप गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें भी तो एविडेंस चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन रिकॉर्ड। हमसे कोई बोल दे आप इतनी बड़ी बात कैसे कह दी है कि गायनेकोलॉजिस्ट जो है डेंटिस्ट बना दिया गया, हमारे पास किताब है, उससे बात मत करो, आप पब्लिकेशन हाउस से बात करो, ऑथर से बात करो। ये है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। हमेशा वहीं देखना, उसी के ऊपर एक्शन हो रहा होता है, कोई भी सरकार हो, मैं एक पार्टी की नहीं, क्योंकि नेचर तो वो सारी सरकारें चला तो इंसान ही रहे ना, बेसिक ह्यूमन नेचर ही यही है। आप मुझसे प्यार से चलोगे, मैं आपके साथ प्यार से चलूंगा, आपने नजरें टेढ़ी की, हम भी टेढ़े हो जाएंगे, यही इंसान का स्वभाव होता है। और वही लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जापान इस दुनिया के सबसे करप्ट देशों में से एक है, और अमेरिका, और उनमें करप्शन उस लेवल में घुसा हुआ है अंदर तक जड़ों में कि जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। महाकरप्ट सोसाइटी है यूएस। ये डिप्लोमेट्स बोल रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं जो वहां पे तैनात रह लिए हैं, उनको पता चल गया ये लोग किस तरीके के लोग हैं। आपको पता है न्यूयॉर्क को दुनिया के सबसे ज्यादा दुर्गंध वाले जगहों में से एक बोला जाता है, और उस न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। हर दूसरे साल दुनिया के सारे शीर्ष नेताओं का वहां पे जमघट जुड़ता है, तब वो सबसे बदबूदार शहरों में से एक है न्यूयॉर्क। बताइए क्यों है? क्या न्यूयॉर्क में म्युनिसिपल काउंसिल नहीं है, कॉरपोरेशन नहीं है, न्यूयॉर्क में मेयर नहीं है, अमेरिका में सरकार नहीं है? ये वाली बात होती है। ये जो जगह जगह जो इन्होंने अपनी टांगे अड़ा रखी हैं कि तालिबान ले लो और इजराइल ले लो, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, सब हथियार बेचेंगे, कंपनियां हथियार बनाएंगी और राष्ट्रपति का इलेक्शन में फंडिंग करेंगी, ये सब चलता है। करप्शन तो वो वाली बात होती है, कोई किसी को नहीं पकड़ता, ये तो भूल जाओ। उस टाइम में खबर आई थी कि एसपीजी की सुरक्षा वापस हो गई है, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की सुरक्षा वापस हुई है, हुई थी। एसपीजी एक्ट में बदलाव आया था, करंट अफेयर्स में भी ये चीज बहुत चली थी। उनके साथ साथ जेड प्लस चल रही है, उनकी सिक्योरिटी में कुछ कम नहीं हुआ है। आप पहले भी उन तक नहीं पहुंच सकते थे, आप आज भी उन तक नहीं पहुंच सकते हो। और जो बंगले हैं, वो बंगले भी सबके पास अपने अपने हैं। श्रीमती सोनिया गांधी हैज अ सेपरेट बंगलो एंड श्री राहुल गांधी हैज अ सेपरेट बंगलो। सांसद हैं वो, अब तो आ गए लौट कर, कोर्ट ने भेज दिया, नया बंगला फिर से मिल गया। ये होता है। चलो लिखो, लिखो फॉर्म्स ऑफ करप्शन, फॉर्म्स ऑफ करप्शन। ये जो किताबें जो मैंने जो ये जब पहली बार पढ़ी थी ना सन 2020 में, तो मैं हिल गया था पढ़ के कि ऐसा भी क्या होता होगा कभी। ये तो मालूम था कि मंत्री लोग अपनी चलाते हैं, ऑफिसर्स की नहीं हो पाती है, वो उन्हें अपनी बात को पीछे लेना पड़ता है क्योंकि वो जूनियर है। मगर ये नहीं मालूम था कि गायनेकोलॉजिस्ट को जो है डेंटिस्ट बना दिया जाएगा। ये में लिखो, फर्स्ट लिखो ब्राइब, दैट इज मनी ऑफर्ड इन कैश और काइंड। ब्राइब, दैट इज मनी ऑफर्ड इन कैश और काइंड। नेक्स्ट, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, that is undue patronage to relatives. Nepotism means undue patronage to relatives. Undue patronage to relatives. Next, misappropriation, misappropriation, that is using others money for own use, using others money for own use, using others money for own use. हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ उसमें आरबीआई की डॉटर एजेंसी नेशनल हाउसिंग बैंक का पैसा लग गया और वो पैसा डूब रहा था। आरबीआई गवर्नर को पता ही नहीं है कि ऐसा भी हो रहा है, और हर्षद मेहता उस सरकार के पैसे को उठा करके शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं।
मिस अप्रोप्रिएशन, समझ रहे हैं ना, ये होता है मिस अप्रोप्रिएशन। लिखिए, एक लिखिए आगे, फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म में अंतर होता है। देखो, नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, ठीक है, या इसे बोलते हैं पारिवारिक पक्षपात। जब आपसे परिवार या नाते रिश्तेदार जुड़ जाते हैं वो होता है नेपोटिज्म। मगर हमारे लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो हमारे परिवार से नहीं है, हमारे दोस्त हैं, हमारे परिचित हैं, जिनको हम देख रहे हैं वो हमारे फेवरेट हैं, या हमें लग रहा है इस इंसान से काम कराएंगे तो हमें फायदा पहुंचेगा, तो उसको काम क्यों ना दे दें। जैसे हमारे, अगर मैं पीडब्ल्यूडी में तैनात हूं और मुझे लग रहा है कि 15 कॉन्ट्रैक्टर सामने हैं, इस वाले कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बात बढ़िया बैठ रही है, इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो जरूर मिल ही जाएगा। अरे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मैं आपको क्या बोलूं, ऐसी बात अब आज वो नहीं है। राजीव गांधी ने मीडिया में ये कहा कि हम 100 रुपए दिल्ली से भेजते हैं, हम 100 रुपए दिल्ली से भेजते हैं, तो वो नीचे पहुंचते पहुंचते 20 रुपया रह जाता है। बताओ आप, अगर 1 रुपया भेज रहे हैं तो 20 पैसा, 100 रुपया भेज रहे हैं तो 20 रुपए, वो वाला सिस्टम है। ये प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा हम इस पर मार करेंगे, हम करप्शन पे खात अंकुश लगाएंगे। और राजीव गांधी की खुद की सरकार बोफोर्स स्कैंडल में घुस गई, क्या अंकुश लगा पाए। जिस समय कोयला घोटाला सामने आया उस समय मनमोहन सिंह तक आंच पहुंची थी कोयला घोटाले की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मनमोहन सिंह को बुलाओ, कटघरे में खड़ा करो। ये लेवल है, कहां कहां तक करप्शन घुसा हुआ है, क्या कीजिएगा। देखिए, फेवरेटिज्म, दैट इज अनड्यूली प्रेफरिंग वन ओवर अदर, अनड्यूली प्रेफरिंग वन ओवर अदर। नेक्स्ट इज मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता जिसे बोलते हैं, नैतिक अधमता, मॉरल टर्पिट्यूड। मैं देख रहा हूं कि मेरे रेल मंत्री रहते हुए धड़ाधड़ रेल हादसे हो रहे हैं, मगर मैं नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, चाहे कुछ कर लो तुम, मैं बैठा रहूंगा सीट पर। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए पुलिस की, प्रशासन की सारी व्यवस्था फेल है, ब्यूरोक्रेट्स मेरी सुन नहीं रहे, पब्लिक परेशान है, लाइट पहुंच नहीं रही, सड़कें टूटी पड़ी हैं, मगर मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। मॉरल टर्पिट्यूड, मैं अब इतना अधम हो चुका हूं कि अब मेरी नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई है। अब मैं बस ऑफिस आता हूँ क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे वो बंगला खाली नहीं करना। वो थी नैतिक अधमता, मॉरल टर्पिट्यूड। ये एक बहुत ही अजीब तरीके का करप्शन होता है, क्योंकि आप सबसे लड़ सकते हो, आप बेशर्म से नहीं लड़ पाओगे। जो अपनी बेशर्मी पर उतारू है आप उससे नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि आप कुछ भी बन जाओगे, बेशर्म नहीं बन पाओगे। हर इंसान की एक लिमिट होती है कि हम यहीं तक गिर सकते हैं, मगर वो ऑलरेडी उससे नीचे गिरे हुए हैं, आप उनसे जीतोगे कैसे। मॉरल टर्पिट्यूड वो चीज होती है। नेक्स्ट लिखिए, अंडर असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, अंडर असेसमेंट। मॉरल टर्पिट्यूड यही है, बस इतना ही है। मॉरल टर्पिट्यूड एक वर्ड है अपने आप में, टर्म है। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, अंडर असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, अंडर असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। फिर बनता है आय से अधिक संपत्ति का मामला, क्योंकि आप इनकम टैक्स जितना भर रहे हैं, जितनी आपने इनकम शो की हुई है, वेल्थ तो आपकी उससे कहीं ज्यादा निकल रही है, ठीक है। भाई, जे जयललिता थी, आज हमारे बीच नहीं है। ये सब तो अपने अपने टाइम के तो बहुत मार्वेलस प्लेयर्स थे। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने एक, उनके साथ की एक और थी उन्हीं की पार्टी की, उनके बेटे को अपने बेटे की तरह पाला जयललिता ने। तो जयललिता ने उस लड़के की शादी, उस शादी में जिस तरीके से पैसा खर्च हुआ, तो सीबीआई ने छापा मारा, फिर इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने, इतना पैसा कहाँ से आया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, नीरा यादव नाम की एक लेडी जो यूपी की चीफ सेक्रेटरी थी, नीरा यादव, उनको जेल भेजा सुप्रीम कोर्ट ने, सिटिंग चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजा। ऐसा अपने आप में अनोखी घटना सामने आई थी करप्शन में, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि चीफ सेक्रेटरी जेल गए। नीरा यादव का केस था, गजब केस था वो भी। देखिए, क्लेमिंग फॉल्स ट्रेवल अलाउंस, नेक्स्ट पॉइंट है क्लेमिंग फॉल्स ट्रेवल अलाउंस, क्लेमिंग फॉल्स ट्रेवल अलाउंस।
कहीं से कहीं गए, खर्चा आपने बहुत ज्यादा बता दिया, इतना किया ही नहीं, या होटल में रुके ही नहीं, किसी रिश्तेदार के घर पे रुक गए और कंपनी से ले लिया होटल में रुकने का पैसा। आजकल तो खैर बहुत चीजें हो गई हैं, अब तो कंपनी कहती है टिकट लाओ, होटल में बुकिंग का बिल लाओ। पहले के टाइम में इतनी सब चीजें उपलब्ध नहीं थी। नेक्स्ट लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स। प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, रिटायरमेंट से एक एक दिन पहले सस्पेंड हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। फॉल्स सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, इसीलिए यूपीएससी के डीएएफ में बोला जाता है कि बस उसका लिखो जो आप पे है, और कुछ मत लिखो, मिलने वाला है, और नहीं मिला तब क्या हुआ, तब आप झूठे कहलाओगे। तो जो है बस उसका उल्लेख करो, आप उस डिग्री को वहां पर डिस्क्लोज करो ही मत जो अभी चली रही है। फॉर एन इंस्टेंस यू आर बीए और आप इंटरव्यू दे रहे हो और आपका एमए चल रहा है, तो आप उस एमए को लिखो मत। इंटरव्यू में भले ही बोल देना उनसे कि आई एम परस्यूइंग एमए, क्योंकि अभी आपने एमए लिखा, वो लिख दोगे तो मार्कशीट लाओ, कहाँ डिग्री है, तो नकली नहीं हो गया, वो जाली हो गया आपका। और आपने उस पर नीचे साइन किए हुए हैं कि सारी एंट्रीज तो गारंटीड है, मैं सर्टिफाई करता हूँ। आप तो झूठे कहलाए, एफआईआर होनी चाहिए आपके विरुद्ध। ऐसा होता है, लिखो। causing loss to government, causing loss to government by negligence or otherwise, causing loss to government by negligence or otherwise। पाइपलाइन फट गई है, पानी बह रहा है, उसको कोई ठीक नहीं कर रहा, कंप्लेंट हो चुकी है, ठीक नहीं कर रहा। कूड़ा पड़ता है, कूड़ा उठाने के लिए, सफाई के लिए आई नहीं रही है टीम, ऐसा होता है। अभी आप देखना, सड़क में पीडब्ल्यूडी विभाग से कह दिया है यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस गड्ढे को ठीक करा दो, महीनों से एप्लीकेशन दे रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट का लॉस कर रहे हैं। तो और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर परमिशन। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर परमिशन। नेक्स्ट, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, प्रीवियस पॉइंट में क्या था, विदाउट प्रायर परमिशन। अपने बड़े से पूछा नहीं ना आपने, विदाउट प्रायर परमिशन है, पूछना पड़ता है। आप नौकरी कर रहे हैं और आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पूछना पड़ता है कि सर हम आईएएस की तैयारी कर लें, रिटेन एनओसी होती है वो, वरना उस दिन जिस दिन संडे पड़ा है ना, आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको एग्जाम देने नहीं जाने देगा, वो आपको रिलीव कर देगा हेडक्वार्टर के लिए कि चलो वहां जाओ, रिपोर्ट करो जा करके जिस दिन आपका एग्जाम है, फेल कर देगा वो आपका, अगर आपने झूठ बोला है इससे। शासन की नौकरी में रहते हुए आप बिना बताए तैयारी नहीं कर सकते हैं। प्रायर परमिशन, आपने गाड़ी खरीदनी है, आप बताओ हम गाड़ी खरीद रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप बताओ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आपको कोई गिफ्ट मिला है, आप बताओ ये गिफ्ट मिला है। ये होता है तरीका, डिस्क्लोजर जिसे बोलते हैं, तब तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी। लिखो, unauthorized occupation and subletting of government quarters। unauthorized occupation and subletting, SUBLETTING, subletting of government quarters। अपने नाम पे क्वार्टर ले लिया और फिर उसमें किराएदार रख दिया और खुद रह रहे हैं कहीं और, समझ रहे हैं। जैसे मान लो आपका घर है हरिद्वार और आपकी नौकरी है देहरादून, और आपने देहरादून में गवर्नमेंट क्वार्टर ले लिया और आप हरिद्वार से अप एंड डाउन कर रहे हो, 45 मिनट 50 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पे आपने उसे 20-25 हजार रुपए में किराएदार रख दिया और वो आराम से रह रहा है, तो ये भ्रष्टाचार है ना भाई। वो क्यों दिया उसको, वो खाली पड़ा रहने देते, कोई और आता उसको मिल जाता, कोई नहीं आता तो खाली पड़ा रहता, ताला बंद रहता। वो सरकार का हेडेक है, आपका नहीं है। मगर कोई अनऑथराइज्ड इंसान उस कॉलोनी के अंदर कैसे रह रहा है ये बताओ।
तो आप पे क्यों ना एक्शन लिया जाए। या एक तरीके का और मैं बताऊं, गाड़ी है डीजल की और सरकार को बता दिया कि हम पे पेट्रोल की कार है, पेट्रोल का पैसा ले रहे हैं और चला रहे हैं डीजल की गाड़ी। हाँ, तो सरकार को इससे जो चल रहा है, सीएनजी में चला रहे हैं, पेट्रोल का पैसा ले रहे हैं और चला रहे हैं सीएनजी में, मतलब 1/3 हो गया वो तो। मजे ही मजे हैं फिर तो जिंदगी में। वो जब खुलेगा तो बड़ा लंबा जाओगे। इसमें हेडिंग डालिए करप्शन हिस्ट्री इन इंडिया, करप्शन से हिस्ट्री इन इंडिया। आपके सर आ गए हैं इसलिए मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। ऑल राइट, नमस्कार।